दोस्तों आज हम आप लोगों के सामने आरबीआई, सोना और बैंक ऑफ इंग्लैंड इन तीनों का आपस में क्या रिश्ता है, आखिर ये तीनों किस तरीके से आपस में कनेक्ट हैं, हम आज उस बारे में डिस्कस करेंगे। और हाल ही के दिनों में आरबीआई ने 100 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड से वापस अपने देश मंगाया। तो आज हम उन तमाम बातों के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे और आप चित्रों के माध्यम से बहुत सारे फोटो भी आप देखेंगे। तो दोस्तों यदि आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिए। तो उससे क्या होगा, सबसे पहले यदि मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। तो यदि दोस्तों मैं आरबीआई की बात करूं तो एक छोटा सा आरबीआई के बारे में यदि मैं आपको बताऊं तो आरबीआई का फुल फॉर्म यदि मैं आपको बोलूं तो इसका मतलब होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत का केंद्रीय बैंक है यह भारत के सभी बैंकों का संचालक है। रिजर्व बैंक भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल सन 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार हुई। दोस्तों अब हम आपसे ये बात करेंगे कि आखिर आरबीआई ने 100 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड से भारत मंगाया। आखिर क्यों मंगाया, क्या वजह थी इसकी, उन तमाम बातों के बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। यदि मैं 100 टन सोना की बात करूं जो बैंक ऑफ इंग्लैंड से वापस भारत लाया गया, तो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रिजर्व बैंक ने इतनी बड़ी मात्रा में सोना इसलिए वापस मंगाया है क्योंकि बैंक ऑफ इंग्लैंड इस गोल्ड की सुरक्षा के लिए आरबीआई से मोटा पैसा चार्ज करता है। अब सवाल उठता है कितना मोटा पैसा चार्ज करने के बाद भी आखिर सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड में ही क्यों रखा गया, भारत देश का खुद का सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड में क्यों रखा गया। तो दोस्तों उन तमाम बातों को हम आपके सामने रखेंगे, वन बाय वन रखेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं, विदेशी बैंकों में सोने को रखने की लागत काफी ज्यादा हो रही है। इस लागत को बचाने के लिए ही रिजर्व बैंक ने 100 टन सोना इंग्लैंड से भारत मंगाने का फैसला किया। और भी कुछ रीजंस है दोस्तों, ये तो पहला रीजंस हुए जो आरबीआई ने 100 टन सोना हमारे देश वापस खुद मंगाया। और इसके जो रीजंस, इसके पीछे की जो रीजंस बताई गई, इसका ये कहना है कि इस लागत को बचाने के लिए ही रिजर्व बैंक ने 100 टन सोना इंग्लैंड से भारत मंगाने का फैसला किया। और भी इनके पीछे कुछ रीजंस है, जैसे कि पिछले कुछ सालों में कुछ देशों के बीच भू राजनीति तनाव पैदा हुआ, जिस कारण इंटरनेशनल स्तर पर सोना रिजर्व करके रखना जोखिम भरा हो सकता है। खासकर पश्चिमी देशों की ओर से रूस और रूसी संपत्तियों को फ्रीज करने से विदेशों में रखी संपत्तियों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई है। ब्रिटेन से वापस सोना लोन के लिए आरबीआई के हालिया कदम से संभवतः ये चिंताएं दिखती है। और भी अलग अलग रीजंस हैं दोस्तों, जो मैं आपके सामने इन 3 से 4 रीजंस जो मैं आपके सामने लेकर के आया। जैसे कि पिछले कुछ सालों में कुछ देशों के बीच भू राजनीतिक तनाव पैदा होना, उसके बाद खासकर पश्चिमी देशों की ओर से रूसी संपत्तियों को फ्रीज करने से विदेशों में रखे संपत्तियों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं। तो ये सब तमाम मुद्दे हैं जिसके कारण भारत ने 100 टन सोना वापस अपने देश लाया। और इसमें कुछ और भी दिलचस्प बातें हैं, सोने का कुछ दिलचस्प कनेक्शन भी है, वो मैं आपके सामने बताऊंगा। क्योंकि सोने की बात करें तो भारत देश के पास 822 टन सोना रिजर्व है, जिसमें से आधा सोना भारत के पास है और आधा सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास है। तो आखिर आधा सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास क्यों है? आधा सोने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, 400 टन। और 400 टन हमारे देश के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। तो आखिर आधा सोना
रिजर्व बैंक और आधा सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास क्यों है, तो हम उन बातों के बारे में भी आपसे डिस्कस करेंगे। पहले कुछ ऐसी बातें, मनमोहन सरकार की कुछ ऐसी चीजें जो आपके सामने मैं रखता हूँ, तब जाकर के मैं आपके सामने इन सब बातों के बारे में बताऊंगा। यदि मनमोहन सरकार की बात करें तो 20 साल बाद की बात ना करते हुए 2009 की बात कर रहा हूं मैं। 2009 की तब की सरकार यूपीए की सरकार थी और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको आईएमएफ बोलते हैं, 200 टन सोना खरीदा 2009 में। इसके लिए आरबीआई को 6.7 अरब डॉलर खर्च करने पड़े। अब दोस्तों, यदि मैं रिजर्व बैंक की बात करूं तो आखिर हमारे देश का आधा सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड में क्यों रखा हुआ है, तो आइए हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, इसकी दो सबसे बड़ी वजह है। पहली वजह तो ये है कि हर साल आरबीआई भारी मात्रा में गोल्ड खरीदता है। जाहिर है कि यह सोना विदेश से खरीदा जाता है, क्योंकि विदेश से खरीदने का रीजंस ये है कि यहाँ पे भारत में गोल्ड माइंस तो हैं दोस्तों, मगर वो उतना सोना उत्पादित नहीं कर पाती जितना यहाँ के लोगों की डिमांड है। तो भारत देश की ये मजबूरी है कि सोना बाहर से खरीद के हमारे देश में आयात करते हैं। तो और यदि आगे इसके बारे में बात करें तो यह सोना विदेश से खरीदा जाता है और ग्लोबल लेवल पर सोने का सबसे बड़ा एक्सचेंज मार्केट भी इंग्लैंड में है दोस्तों। इसलिए यहाँ पे बैंक ऑफ इंग्लैंड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सोना का आपस में एक गहरा रिश्ता है, एक गहरा कनेक्शन है। और वो कनेक्शन, रिजर्व बैंक देश का सोना बाहर क्यों रखता है, हम उसी के बारे में आपसे बात कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बोला, इसकी दो बड़ी वजह है। पहली तो वजह यह है कि हर साल आरबीआई भारी मात्रा में गोल्ड खरीदता है। जाहिर है यह सोना विदेश से खरीदा जाता है, जो मैंने आपको अभी बताया कि क्यों खरीदते हैं हम लोग विदेश। और ग्लोबल लेवल पे सोना का सबसे बड़ा एक्सचेंज मार्केट भी इंग्लैंड में है। लिहाजा आरबीआई उसी एक्सचेंज से गोल्ड खरीदकर इंग्लैंड के ही बैंक में जमा कर देता है। इससे सोने की लॉजिस्टिक कॉस्ट बच जाती है दोस्तों। इसलिए आधा सोना भारत देश में है और आधा सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड में है। लॉजिस्टिक कॉस्ट बच जाती है। दूसरा बड़ा कारण, बैंक ऑफ इंग्लैंड सैकड़ों साल से सोने की हिफाजत करता आ रहा है और उसे इस मामले में काफी अनुभव है। इस बैंक को दुनिया का सबसे सुरक्षित बैंक भी माना जाता है दोस्तों। इसलिए भारत सरकार हमारे भारत देश में रखती है, जो आरबीआई के पास है, और आधे सोने बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास रखा जाता है। यदि आरबीआई के पास सोने की बात करूं तो आरबीआई के पास 408 टन सोने है। और यदि विदेश में सोने की बात करूं, भारत के सोने, तो वो 413 टन सोने बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास रखी हुई है। यदि एक छोटी सी बात बैंक ऑफ इंग्लैंड के बारे में आपसे बात करूं तो बैंक ऑफ इंग्लैंड की कुछ अलग बातें हैं। तो मैं आपसे बैंक ऑफ इंग्लैंड के बारे में जरूर बात करूंगा, या यूं बोले कि मैं आपके सामने बैंक ऑफ इंग्लैंड के बारे में जरूर आपसे बात करूंगा। क्यों बात करूंगा? क्योंकि यदि मैं रिजर्व बैंक के बारे में आपसे बात किया, सोने के बारे में बात किया, तो बैंक ऑफ इंग्लैंड के बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण चीजें आपको बताना बहुत ही अनिवार्य है। तो शायद आपको बहुत अच्छा लगेगा। बैंक ऑफ इंग्लैंड क्या है? इंग्लैंड का केंद्रीय बैंक है। जैसे आरबीआई हमारे देश का केंद्रीय बैंक है, उसी तरीके से बैंक ऑफ इंग्लैंड इंग्लैंड का केंद्रीय बैंक, देश की मौद्रिक प्रणाली का निर्माता, मतलब इंग्लैंड की मौद्रिक प्रणाली का निर्माता है, प्रबंधक एवं संरक्षक है। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संस्थाओं में इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व भी यही बैंक ऑफ इंग्लैंड ही करती है इंग्लैंड के लिए। इंग्लैंड का केंद्रीय बैंक होने के कारण बैंक ऑफ इंग्लैंड सरकार का बैंकर है, एजेंट तथा
परामर्शदाता भी है ये। सरकारी कोष इसी बैंक में जमा रहता है तथा सार्वजनिक ऋण की व्यवस्था भी इसी बैंक के अधीन है। बैंक में नोट जारी करने का एकाधिकार भी इसी बैंक को प्राप्त है। मैं अभी दोस्तों आपके सामने बैंक ऑफ इंग्लैंड की बात कर रहा हूँ और बैंक ऑफ इंग्लैंड देश में बैंकों के बैंक के रूप में भी कहा जाता है। वह समय पर इन बैंकों की सहायता भी करता है। बैंक ऑफ इंग्लैंड अंतिम ऋणदाता मतलब लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट भी कहते हैं इंग्लैंड में बैंक ऑफ इंग्लैंड को। देश की मुद्रा मंडी के साथ सरकार का संपर्क बैंक ऑफ इंग्लैंड के माध्यम से बना रहता है। मौद्रिक एवं खास संबंधी कोई भी सरकारी नीति एवं निर्णय इसी बैंक के माध्यम द्वारा देश के बैंकों तक पहुंचाया जाता है। यदि बैंक ऑफ इंग्लैंड के बारे में और भी यदि बात करें तो दोस्तों इसकी यदि स्थापना के बारे में बात करें तो बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना 1694 में हुई थी और यह 1734 में लंदन शहर में थ्रेडनीडल स्ट्रीट पे है। और भी इसकी कुछ दिलचस्प चीजें हैं जैसे कि पार्लियामेंट के एक विशेष और विशिष्ट कानून द्वारा सन 1844 में इसकी स्थापना की नींव रखी थी और 1946 में इंग्लैंड की सरकार ने एक कानून द्वारा इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। और भी यदि इसके बारे में आपसे बात करूं तो बैंक के संचालन के लिए एक प्रबंध कारिणी समिति है जिसे कोर्ट कहते हैं और कोर्ट में एक गवर्नर, एक डिप्टी गवर्नर तथा 16 संचालक होते हैं। मैं अभी आपसे बैंक ऑफ इंग्लैंड की बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो आप अभी बैंक ऑफ इंग्लैंड के बारे में समझे और आप पिक्चर के माध्यम से भी बैंक ऑफ इंग्लैंड की तस्वीर को आप अलग अलग तस्वीर को देख सकते हैं। इन सब की नियुक्ति इंग्लैंड की महारानी द्वारा की जाती है। इंग्लैंड की महारानी द्वारा की जाती है। गवर्नर तथा डिप्टी गवर्नर की कार्य विधि जो होती है वो 5 वर्ष और संचालक की कार्य विधि 4 वर्ष होती है। हालांकि इसे समय समय पे इसे बढ़ाया जा सकता है। इसकी बैठक जो होती है दोस्तों वो प्रत्येक गुरुवार को होती है। तो ये दोस्तों कुछ बैंक ऑफ इंग्लैंड की कुछ दिलचस्प बातें जो मैंने आपके सामने रखा। तो दोस्तों ये कैसा लगा आप हमें जरूर बताइए और इसे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट आप लोग जरूर कीजिए। कमेंट से क्या होता है कि हमें भी देखने और समझने का मौका मिलता है कि आखिर आप क्या कमेंट करते हैं, क्या आप कहना चाह रहे हैं, क्या आप देखना चाह रहे हैं। तो आप हमारे चैनल्स पे वीडियो आप देखते हैं तो उस वीडियो के बारे में कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों यदि आप चैनल पे नए हैं तो एक बार फिर मैं आपसे आग्रह करता हूँ, यदि आप चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताएं। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, आपका दिन शुभ।